बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंतखाबात से कब्ल सियासी जमातों के माबैन गठजोड़ और मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इत्तेहाद से कैसे फ़ायदा उठा सकेगी। क्या सियासी इत्तेहाद की बदौलत मरकज़ में हुकूमत बन सकेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम MQM पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे और देखेंगे कि सिंध में मुमकिन सियासी इत्तेहाद किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे नेतन्याहू की गजा पर मुकम्मल ख्वाहिश हकीकत के बरक्स है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इंतखाबात के ऐलान के बाद पाकिस्तान में सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के इनेकाद से कबल सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिशों का आगाज हो चुका है। जहां दीगर सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करती हुई दिखाई दे रही हैं, वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की कमान संभालते हुए इंतखाबात की तैयारी और सियासी जोड़ तोड़ के अमल का आगाज कर दिया है। आज से 3 रोज कबल हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के माबैन पहला सियासी इत्तेहाद बनते हुए देखा, जिसको बाद में सीट एडजस्टमेंट का नाम दिया गया। इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान को सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काउंटर करने की कोशिश में पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी इत्तेहाद हैरान कुन तौर पर उस वक्त मीडिया की जीनत बना जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन सर्द जंग का आगाज हो चुका था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग नून पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ का इल्जाम लगा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में 4 जमाती इत्तेहाद की तश्कील का इरादा रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर जमातों में MQM पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पीर पगाड़ा की सरबराही में ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान में भी सियासी इत्तेहाद के क़याम के लिए मुलाकातों का आगाज़ कर चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर मियां नवाज शरीफ कोयटा जाएंगे, जहां अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। पार्टी कायद की कोयटा आमद से कबल सीनियर लीडर अयाज सादिक कोयटा पहुंच चुके हैं, जहां बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन को पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाए और अगर पार्टी में शमूलियत की तरफ बात ना बढ़ सकी तो सियासी इत्तेहाद को दूसरे ऑप्शन के तौर पर ज़ेर बहस लाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंतखाबी सरगर्मियों की बेहतरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने का इरादा रखते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलात फैसल करीम कुंडी के एक बयान के मुताबिक बिलावल भुट्टो 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे, जहां मुख्तलिफ सियासी कायद पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर सकते हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सियासी गठजोड़ को ज़ायल करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब की हद तक सियासी इत्तेहाद का इंदिया दे चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने से खातिर खा फ़ायदा उठा सकेगी। सिंध और बलूचिस्तान में सियासी इत्तेहाद से मुस्लिम लीग को सियासी रिलीफ मिल सकता है, मगर पंजाब में पार्टी की मकबूलियत कैसे बेहतर हो सकेगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास अवाम को दिखाने के लिए क्या है। इस हिस्से में इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये सिंध में जो इत्तेहाद MQM के साथ हुआ है, इसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आई और ये अरेंजमेंट क्या है ये भी बताइएगा, क्योंकि इसको इत्तेहाद का नाम दिया गया लेकिन बाद में MQM की तरफ से कहा गया, अमीनुल हक साहब उनके जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सीट एडजस्टमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सादिया बहुत खूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद जो सियासी सूरत हाल या मंजरनामा बन रहा है उसकी तस्वीर कशी की है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि अब सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ जो बदलने में नहीं आ रही वो पाकिस्तान के मुश्किल हालात हैं जी। और मुश्किल हालात को मुस्तकबिल में अगर बदला जा सकता है तो वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है इसे एक बड़ी वसअत नज़री और वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सोलो फ्लाइट्स अब और जिस तरह इमरान खान साहब का था कि
वन मैन शो और मेरे से ज्यादा ज़हीन आदमी तो इस पाकिस्तान में है ही कोई नहीं, ना मेरे से ज्यादा कोई सेलिब्रिटी है और ना मेरे से ज्यादा कोई अक्लमंद है। तो उस चीज ने पाकिस्तान को क्या नुकसान दिया ये सबको पता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारी पार्टी के कायद हैं, वो बड़ी एक स्टेट्समैन वाली सोच रखते हैं, तजर्बा रखते हैं और उनका ख्याल ये है कि आप सियासी जमातों के कायदीन को आपस में बातचीत भी करनी चाहिए, मिल बैठना भी चाहिए और हम ये समझेंगे कि अगर कोई जमात हमारे नजरियात और उस तरीके से पाकिस्तान की जिस तरह हम खिदमत करना चाहते हैं अगर उस नजरिए और एजेंडे पे आ सकती है तो हम उस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी अलायंस जैसे कहते हैं वो भी कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेगी और उसके बाद भी अगर कोई जमात हमारे समाज चलना चाहेगी तो उस वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि बड़े खुले ज़हन और दिल स्पेसिफिकली के इस साथ वक्त चलें आगाज यूं कह लीजिए कि सिंध से हुआ है, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद से हुआ है, तो सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, इससे फायदा क्या होगा? पीएमएलएन को सिंध में क्या फायदा है? देखिए सिंध में और कराची में खास तौर पे इवन रूरल सिंध में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल मौजूद है। बल्दियाती इलेक्शनों में आप देखें हमारे लोग वहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। इससे पहले एमएनएस के भी हमारे उम्मीदवार जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त जीती है सीटें उन्होंने। एक ज़माने में मुस्लिम लीग की हुकूमत होती थी सिंध में, तो ऐसा नहीं है कि हमारी वहाँ पे वोट बैंक कम है, लेकिन अगर एमक्यूएम के साथ मिल के हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो यकीनन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है उसमें एमक्यूएम को हमारी सपोर्ट होगी और जहाँ कहीं हमारा कैंडिडेट होगा वहाँ एमक्यूएम की सपोर्ट हमें होगी और वो सीटें हम बआसानी इंशाल्लाह वहाँ से जीत पाएंगे। तो ये एक आप कहें कि इलेक्शन और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और एमक्यूएम ने इससे पहले भी हमारे साथ वो गवर्नमेंट में भी अलायंस में रहे जी। और जब से एमक्यूएम पाकिस्तान आई है तो एमक्यूएम का वो जो पहला नजरिया और पहली सोच थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब आपको एक डिफरेंट एमक्यूएम नजर आती है। आगाज आपने सिंध से कर दिया, लेकिन यही ख्वाहिश आपकी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी है, खैबर पख्तूनख्वा में, फिर बलूचिस्तान बाप पार्टी जो है वो भी मौजूद है। पंजाब पे आते हैं, पंजाब में क्यों सीट एडजस्टमेंट की तरफ या सियासी इत्तेहाद की तरफ नहीं जाया जा रहा? आपके बेतहाशा लीडरान मेरे अपने शो में कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी हम तो नहीं जाना चाहते, हम तो किसी से इत्तेहाद करना ही नहीं चाहते। तो पंजाब में ऐसा क्या है आवाम को दिखाने के लिए आपके पास, किन बेसिस पे आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? देखिए पंजाब में जो हमारी पार्टी की उम्मीदवारों की पोजीशन है और जो पार्टी की पोजीशन है वो बाकी सूबों में सबसे बेहतर है। आई मस्ट से दैट एंड आई मस्ट एक्नॉलेज दैट। और यहाँ पे अब देखे ना गुंजाइश भी होती है ना, मिसाल के तौर पे मैं इस्लामाबाद की बात कर लेता हूँ, चलिए छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। आपके पास 3 हल्के हैं, तीनों हल्कों में आपके मजबूत 3 उम्मीदवार मौजूद हैं। आप किसी से इंतखाबी अलायंस इस्लामाबाद में कैसे करेंगे? पिंडी ले लें, अगर पिंडी में 10 एमएनए की सीटें हैं हमारे पास, मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, और 10 के 10 हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो हम किसी जमात के साथ एडजस्टमेंट करके उसे क्या ऑफर करेंगे कि 2 सीटें आपको हम कहाँ से देंगे जब हम खुद 10 जीत सकते हैं या 10 जीत रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक आप ये कहें कि टेक्निकल वजह भी है। बाकी पंजाब में अगर जरूरत पड़ेगी, अभी तो ज़ाहिर है इलेक्शन में काफी दिन है, अभी मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह कोयटा का दौरा भी करेंगे, केटीके का दौरा भी करेंगे, कराची का दौरा भी करेंगे, पहले मरले में तो कोयटा का दौरा है जी। तो पंजाब में तो वो बिल्कुल उस दिन उन्होंने अपने अभी कुछ 4 दिन पहले 5 दिन पहले अपना जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 180 मॉडल टाउन, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा आए अपने दफ्तर में बैठे माशाल्लाह और अपनी सियासी जो सरगर्मियाँ हैं और लोगों से बातचीत है उसका बाकायदा उन्होंने आगाज किया। तो पंजाब में तो वो हम वक्त मौजूद है और बाकी सूबों को भी साथ वो विजिट कर रहे हैं, राब्ते में हैं। तो आप ये कहें कि इस वक्त और हमने अपने उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब की हुई हैं। ओके जो हमारे आप सही कह रहे हैं, लेकिन पंजाब में ऑब्वियसली एक बात आपको जी जी मुकम्मल कर लीजिए। नून जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन में है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में। अगर देखा जाए जो इलेक्शन की तैयारी कर रही है, राब्तों में है। हमारा मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो अनाउंस हो चुकी है, अब हम अपना मंशूर बना रहे हैं जो कि जदीद इस वक्त जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक होगा। तो ये आपको नजर आ रहा है कि हमारी जमात इस वक्त सबसे ज्यादा मुतहरिक और सबसे ज्यादा फाल तौर पे इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है। ये पंजाब पे जरा रहते हैं।
ऑब्वियसली फाल किरदार आप लोग अदा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, नज़र आ रहा है कि कैंपेन का आगाज़ हो गया है। लेकिन पंजाब में एक नशिस्त पे, एक सीट पर, एक हलके में एक से ज़्यादा उम्मीदवार होना, 4-5 उम्मीदवार होना एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन अपनी कामयाबी का यकीन होना, मैं सिर्फ उसकी वजह जानना चाह रही हूँ कि क्या वजह है। क्योंकि अगर 16 महीने को देखें, जो इकोनॉमिक टीम रही है PMLN के पास, महंगाई, उस पर जो बातें सुन रहे हैं आपके अपने इत्तेहादी, स्पेशली पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि जी बड़ी गलती हो गई इनका साथ देके। सो वो जो आपका कॉन्फिडेंस है, कामयाबी का यकीन जो है, वो उम्मीद है, मैं उसकी वजह जानना चाह रही हूँ। उसकी सबसे पहली वजह अल्लाह ताला का करम है। दूसरी उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, आपने जिक्र कर दिया 16 माह का, लेकिन आपने मियां नवाज शरीफ साहब के जो 3 अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनका जिक्र नहीं किया। अगर आप उन 3 अदवार में, लंबी तो बहुत लंबी फहरिस्तें हैं जो उन अदवार में क्या क्या काम हुए हैं, पाकिस्तान में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, ईमानदारी से आप अगर मियां साहब के जो 3 दौर हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, अगर उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने, उनको पाकिस्तान से माइनस कर दें, फिर आप देखें कि पीछे बचता क्या है। जो बाकी के अदवार में बाकी काम हुए हैं वो भी जरा देख लें कि क्या बचता है फिर पीछे। तो वो हमारा एक ऐसा क्रेडिट है, वो हमारा एक ऐसा हमारे पास असासा है जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को, जिसके ऊपर एतमाद है कि अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ चौथी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन के एक दफा फिर मुल्क को उठाएंगे, बनाएंगे, तरक्की की तरफ ले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो ये बैगेज है 16 माह का, देखिए वो सारे का सारा, मैं मतलब आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ, अवाम से ही कह रहा हूँ, वो सारा सारा हमारे ऊपर तो ना डालें ना। 11 जमातें थी, आप 16 को तकसीम करें ना 11 से, तो हमारा जो 1.25 महीना हमारे खाते में आएगा ना, उसका तो ब्रांड हम बर्दाश्त कर लेंगे। 1.25 महीना, अच्छा ये डॉक्टर साहब आपने कोई मैथ निकाला है? कैलकुलेशंस मेरी समझ से बाहर हैं, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चले मूविंग ऑन। ठीक है, 16 महीने बाकी जमातें भी रहीं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे भी उतनी ही आयद करनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, ये पंजाब में एक ऑब्वियसली ग्रुप बना, PTI से लोग छोड़ के आए, एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप हो गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में एक यूजुअल परसेप्शन यही है कि भाई जीतना तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट तहरीक इंसाफ का वोटर जो है ना वो अपनी तरफ कर लेंगे, या उनका वोट बैंक किसी हद तक तोड़ लेंगे। आप लोगों का अगर इत्तेहाद होता है तो फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुतासर नहीं कर पाएगी। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से ना तो अभी कोई ऑफर आई है, ना अभी कोई ऐसी बात हुई है, ना हमारी कोई उनके लीडर से ऐसी कोई मीटिंग्स हुई हैं। मेरा ख्याल है कि उस पर कमेंट करना अभी कबल वक्त होगा। अभी आगे देखें क्या माहौल बनता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जोक दर जोक शमूलियत जारी है, सीन ऑन है, और ये जरा आगे चल के पता लगेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। तेल देखें, तेल की धार देखें। ओके, लेकिन इसमें देखें, जब आप बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद या सियासी सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सो पीपल्स पार्टी के साथ इतनी दूरी क्यों आ गई है? पीपल्स पार्टी तो आप लोगों के साथ 16 महीने रही है, उनसे कहीं ना कहीं सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सके आप? सबसे पहले तो जो आपने कहा ना दूरी, उस पर बात करूंगा जी, कि मुझे कोई एक बयान हमारी किसी लीडर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिखा दें। ये रोज मुझसे ये सवाल होता है। पीपल्स पार्टी कह रही है ना, पीपल्स पार्टी को बहुत शिकवे हो गए आप लोगों से। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ना हम उनके खिलाफ हैं, ना हम उनके खिलाफ पहले कोई बयान दे रहे थे, ना अब देंगे। अब उनके शिकवों पे आ जाते हैं। शिकवे उनके जो हैं वो जायज नहीं है। अगर आप इत्तेहादी हुकूमत जिसका मैंने जिक्र किया उसके साथ में, तो फिर आपको भी वो बर्दाश्त करना पड़ेगा वो बोझ। हम तो अपने इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होते रहे हैं 16 माह में, हमने तो नहीं गिला किया। उनके नाज नखरे उठाते रहे हैं, हमने तो नहीं गिला किया। और फिर उनके गिला करने की एक और वजह है कि वो मेरा ख्याल है, किसके नाज नखरे उठाते रहे डॉक्टर साहब? सारी जमातों के, ओके, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी के। अच्छा, मतलब देखना, हमारे पास ज्यादा अक्सरियत तो नहीं थी, तो जब इन्हें पता होता है कि हम जो ड्राइविंग सीट के ऊपर है उसको हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसे अपनी मनमानी ख्वाहिशात का तकाजा कर सकते हैं, तो वो होती रही है। अब फिर सच सुनना है तो हम भी सच बोलने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेल करती रही आपको 16 महीने। देखिए, मैं ब्लैकमेल इस तरह तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई पिस्टल हमारे कनपट्टी में रखा हुआ था जी। लेकिन जब जमातों को ये पता हो, जो आपके साथ इत्तेहाद में हो,
कि ये इस गवर्नमेंट को चलाने में हमारा वजूद और एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, फिर वो आपसे जायज़ नाजायज़ मुतालबात करते हैं, फिर वो आपसे अपनी ख्वाहिशात मनवाते हैं। और उसको मैंने ज़रा सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया कि नाज रख रहे हैं उनके उठाते रहे हैं, चले ब्लैकमेलिंग ना, मजीद नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये होता रहा है ना, रियलिटी तो यही है। अच्छा, अब वो नाराज क्यों है इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि उनकी कुछ खुशफहमियां, मेरा ख्याल है उन्हें कुछ ज्यादा हो गई थी। अच्छा, वो ज्यादा किसी खुशफहमी का शिकार हो गए थे और शायद उनकी वो खुशफहमियां पूरी नहीं हो पा रही या नहीं हुई, इस वजह से उन्हें कोई ज्यादा कोई तब चढ़ी हुई है, वरना ऐसी कोई हमारा कोई कसूर नहीं है। और वो खुशफहमियां क्या हैं? उनको तो ये लगता है कि आप लोगों के कोई मामलात तय हो गए और कहीं ना कहीं से ये चीज़ें जो हैं वो इशारे आ गए और इसी वजह से आप लोग जो हैं वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं इस वक्त कि अगली हुकूमत आप ही बनाने जा रहे हैं। उनको लगता था कि उनकी हुकूमत होगी, वो तो खैर अभी भी कहते हैं कि हम बना के फिर भी दिखा देंगे, हालांकि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। नहीं बनाए ना जी, मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट दें वो हुकूमत बनाए, अल्लाह ताला का करम जो होगा वो हुकूमत बनाएगा। जरदारी साहब और उनकी बाकी लोग जो है ना, ये माजरत से जब खुदाई दावे करना शुरू हो गए हैं, मैं जैसे तौबा करनी चाहिए, मैं फलां को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, मैं फलां को रोक लूंगा। भाई आप रोक सकते हैं? ये कैसी बात आप कर रहे हैं? दो फैक्टर हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। सबसे पहले अल्लाह का करम, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की ताईद और उनकी हिमायत। जिसके पास ये दोनों चीजें होंगी वो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। इसमें कोई फर्क कैसे किसी को रोक सकता है कि मैं उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा? ऐसे दावों से इज्तनाब करना चाहिए उन्हें। ठीक है, एक आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब के मुकदमात अभी भी हैं अदालतों में, अगर वहाँ से उनको क्लीन चिट नहीं मिलती, इन मुकदमात से जान नहीं छूटती, तो फिर इंतखाबात से चंद अरसा पहले हम ये तो नहीं सुन रहे होंगे कि आपकी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार अब तब्दील होकर शहबाज शरीफ साहब हो गए? देखिए, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और ये मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद नहीं अपने आप को बतौर उम्मीदवार पुट किया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने ही मुताबिक जगह पे ये बात की है कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और अगले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। इसलिए भी हम भी इस मामले में जो पार्टी के वर्कर्स हैं क्लियर हैं कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। कोर्ट में चीजें अभी काफी हैं। अब अदालतों में जो केसेस हैं वो हम उनका सामना कर रहे हैं। वी विल गो अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो पाकिस्तान में कानून है, अदालतों में जो हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए उससे पहले भी इनका सामना किया। आज लोग कह रहे हैं जी अदालतों से आपको रिलीफ मिला है, तो मैं कहता हूँ कि अदालतों से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है। जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई थी अल्लाह के फजल से उनका अजाला हो रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि बेगुनाह है, बेगुनाह करार दिए जाएंगे इंशाल्लाह। Right. Dr. Tariq Fazal Chaudhry Saab, thank you very much for joining us. Break here. Stay tuned. वेलकम बैक। रवां हफ्ते MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी इत्तेहाद ने पाकिस्तान की सियासी गहमा गहमी में मजीद इजाफा कर दिया। इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान के बाद दीगर सियासी जमातें जिनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात का तासुर दिया जाता है, कहा जा रहा है कि वो भी MQM पाकिस्तान की पैरवी करते हुए आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के साथ जा मिलेंगी। दीगर अहम जमातों में सबसे पहले इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी काबिल जिक्र हैं। दोनों जमातें गुज़श्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रह चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ दोनों सियासी जमातों के करीबी ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। MQM पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के कायदीन के साथ मुलाकात का अगर तस्करा किया जाए तो कराची से आए वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा मसाइल से निकालने और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगी। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि बुनियादी बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल, खास तौर पर जो सियासी और मौशी बहरान और चैलेंजेस हैं उसका किस तरह मुकाबला करना है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप एक रोज़ ना गुजरे और बुरी खबर ही सुनते रहें। आइडियल हालात तो नहीं हैं। मैं माजी की बात नहीं कर रहा कि कौन क्या करके गया है, आज इस बहरान में से मुल्क को कैसे निकालना है, असल बात यह है। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की खबरों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा
सईद गनी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को इशारा ना मिला होता तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो इसका हिस्सा ना बनते, और अगर अब इशारा मिल गया तो ये भी हो सकता है कि वो इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें, क्योंकि मदद के बगैर पार्टी एक भी सीट जीत नहीं सकेगी। सईद गनी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में पोजीशन मजबूत है, हमारी जमात कराची में पहली पोजीशन पर रहेगी और कराची में हमारी जमात कौमी असम्बली की कुल 10 तक नशिस्तें हासिल कर लेगी। तमाम सियासी जमातें मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। एमक्यूएम ने आज से पहले कभी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा और इस वक्त दोनों जमातें कराची में इत्तेहादी की तलाश में हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि एमक्यूएम इंतखाबात से कबल कराची के अंदर सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की तलाश में है, और क्या एमक्यूएम ने ये कदम किसी इशारे के बाद ही उठाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, जिस पर काफ़ी तनकीद आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और वो ये कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कहा गया और इससे पहले क्यों एमक्यूएम ने कराची के अंदर इत्तेहाद की बात नहीं की या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं की, ये क्यों हो रहा है? वाकई ये इशारे वाली बात कुछ सही है? देखिए, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि कह कौन रहा है। कि हमारा वोटर, उसको कोई प्रॉब्लम है वो तो बहुत खुश है। कह कौन रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 15 सालों से इक़्तिदार पे काबिज़ हैं और वो डिलीवर कुछ नहीं कर सके, वो अपनी पावर और अपने पैसों के साथ जो है वो इलेक्शन को ख़रीदना चाहते हैं, लड़ना नहीं ख़रीदना चाहते हैं। वो दिलों पर हुक्मरानी करने के बजाय वो दिलों को पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जिनके पास आज ये कहने को नहीं है कि 15 साल की हुकूमत करने के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह ऑफिशियली रैंकिंग में वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल है। 4 मेरे ज़माने में, हमारे ज़माने में ये दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज वो जमात जाकर, पीपल्स पार्टी जाकर लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, हम फैसलाबाद को हैदराबाद जैसा बना देंगे, ये नहीं कह सकते। डेफिनेटली उनको परेशानी है, प्रॉब्लम है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि देखिए, नहीं, हमें कोई इशारा, कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग पिछले 16 माह से PMLN की हुकूमत का एमक्यूएम हिस्सा रही है, और उसमें हमें PMLN ने की तरफ से पहली दफ़ा कुछ चीज़ों में काफ़ी हमें एकोमोडेट किया गया है, हमारी बात सुनी गई। उसकी एक मिसाल सबसे बड़ी है, जो कि 40 सालों में ये स्ट्रेटेजिक ये वाला काम नहीं हुआ, और वो कि जब ये मरदमशुमारी हो रही थी और पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वज़ीर आला, ACs, DCs, एन्यूमरेटर्स, इन सब ने मिलकर जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, कराची की आबादी को 7 अप्रैल को 1 करोड़ 30 लाख पर क्लोज कर दिया, और ऐलान कर दिया कि कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और सेंसस की डेट खत्म होने जा रही है अगले दिन। हम अपनी रूदात लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए, एहसन इकबाल साहब के पास गए, उन्होंने हमारी बात सुनी, सबूत और शवाहिद देखे, बढ़ा दी 15 दिन। जब जुलाई 23 को ये डेट खत्म हुई है तो 1 करोड़ 30 लाख से जहां पर खत्म कर रहे थे वहां पर 2 करोड़ 3 लाख पर आबादी जाकर रुकी है। 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया है हमने, जिनको इन्होंने लापता कर दिया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, जिससे एक MNA की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई, 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई। ये एक बहुत प्लेजेंट किस्म का हमें सरप्राइज मिला PMLN की अप्रोच में और उनकी इस डीलिंग में, और जिसके हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये नहीं कि उन्होंने हमें पूरा हक दे दिया, बल्कि हमारे कुछ हक को माना। तो एक खुशगवार ऑर्गेनिक इंक्लिनेशन जो है वो टुवर्ड्स PMLN जा रही थी एमक्यूएम की, और उसमें सरे फहरिस्त ये इशू है जो आपने बताया भी। अच्छा, ये अगर आप मुझे 1 मिनट की और इजाजत दें, जी फरमाइए। अगर आप मुझे 1 मिनट की और इजाजत दें, 30 सेकंड मुख्तसर। दूसरी बात यह कि देखें, हमारा ये पाकिस्तान की डायनामिक्स ऐसी है कि जो पंजाब जीतेगा, जो पार्टी पंजाब जीतेगी, वो पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के ज़्यादा करीब हो जाती है। पंजाब की जो बड़ी पार्टी है उसको ज़्यादा चांस नहीं। कि आपकी डायनामिक्स ऐसी है, सही या गलत, जो GT रोड जो जीतेगा 98 सीटें उसके ऊपर हैं, 150 से ज़्यादा सीटें आपके पास पंजाब में, तो पंजाब की बड़ी पार्टी ही जो है वो इक़्तिदार के करीब हो जाती है। और PMLN 2018 में भी पंजाब की बड़ी पार्टी थी, और आज भी PTI का जो हशर हो गया है
है, उसके बाद पंजाब की बड़ी पार्टियों में पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है। हमें इस मुल्क में आईनी तरमीम चाहिए जिसमें हमें बड़ी पार्टीज का साथ चाहिए। इसलिए एमक्यूएम जो है वो एक बड़ी पार्टी के साथ आज से अपनी अलाइनमेंट करना चाहती है, ताकि कल को जब हम 3 आईनी तरमीम की जो हम बात कर रहे हैं, हमें उसमें जो है वो आसानी हो। ठीक है कि इलेक्शन जीतने के बाद का हुकूमत के इत्तेहादी बनना और चीज़ है, और इलेक्शन से पहले ही आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट कर ली और आपको यही लग रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अक्सरियत ले जाएगी, जीत जाएगी। अब इसी पे ज़रा रहिए, पीएमएलएन के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो ऑब्वियसली आपकी जमात भी हिस्सा रही 16 महीने इस इत्तेहादी हुकूमत का, अब वो बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत कर रहे हैं, बहुत तनकीद कर रहे हैं, महंगाई पे कर रहे हैं, डिलीवर ना करने पर कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे, और किंग्स पार्टी का आज नाम दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से पीएमएलएन को, और ये कहा है कि इलेक्शंस में किंग्स पार्टी का बहुत बुरा हाल होगा। और इसी बात को लेके सईद गनी साहब ने आप लोगों के इत्तेहाद पे कहा, इशारा हो गया तो शायद आप भी बॉयकॉट करके बैठ जाएंगे इलेक्शंस का। एक बात तो मैं आपको और सारे पाकिस्तान को बता दूं कि हम किसी सूरत में बॉयकॉट नहीं करेंगे। अच्छा। हमने जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया ही इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, क्योंकि हम उसमें जो है वो जो हालात हो गए थे और जो सिचुएशन पीपल्स पार्टी कर रही थी, हम हाफ हार्टेड जो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे। तो ये इस इलेक्शन का तो किसी सूरत में बॉयकॉट नहीं होगा। अपने दिमाग से किसी के दिमाग में अगर ये बात है तो उसको निकाल देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किंग्स पार्टी की जो है वो जो बात की जा रही है, जो किंग्स पार्टी नहीं बनता तो वो जो है उसको शिकायत हो जाती है। यहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये, भाई पाकिस्तान के मौरूजी जो हालात हैं, हम उसी हालात में सियासत कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आई डोंट नो या आप ये कह रहे हैं कि बयान दिया है पीपल्स पार्टी जो है वो किंग्स पार्टी बनना चाहती थी, नहीं बन पाई इस वजह से, लेकिन साथ ही साथ ये एडमिशन भी है कि हाँ पीएमएलएन किंग्स पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाई अगर वो लाडला कह रहे हैं किसी को, तो भाई खुद लाडले बनना चाहते हैं। अगर कोई लाडला नहीं बना रहा, आपके पास नहीं है वो वाली कैपेसिटी लाडला बनने की, तो भाई अगर कोई दूसरा बन रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम की कराची में पहले जैसी पोजीशन ना होने की वजूहात क्या हैं? और इसमें जिसमें आपने कहा कि हमने लोकल इंतखाबात का, बलदियाती इंतखाबात का बॉयकॉट इसलिए किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन इसकी एक दूसरी वजह ये भी समझ में आती है कि शायद वो पोजीशन नहीं रही है जो पहले वाली थी। नहीं, एमक्यूएम की वाकई पहली जैसी पोजीशन नहीं है, बल्कि एमक्यूएम की पोजीशन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है सादिया बीबी। अच्छा। और वो इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए पहले मर्जर नहीं हुआ था, आज पहले हम स्प्लिट थे, मैंडेट था हमारा, अब ये मर्जर हो गया है। कारकुनों में और अवाम में एक नया जोश जज्बा, 3 महीनों से हम ग्राउंड पर हैं, हम एक टाउन का जलसा इतना बड़ा कर रहे हैं कि जो माजी में पूरे शहर को मिलाकर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज हमारी पार्टी में हर जुबान बोलने वाला इस शहर का मौजूद है। हमारे पास पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी ये एमक्यूएम में माजी में ऐसा नहीं था, इतनी बड़ी तादाद। हम कराची की हर जुबान बोलने वाले इलाके से उसी जुबान के लोगों को टिकट देकर खड़ा कर रहे हैं। तो ये एमक्यूएम पहले वाली एमक्यूएम नहीं है कि सिर्फ मौजूदों की पार्टी हो। तीसरी बात यह है कि 15 सालों से जो पीपल्स पार्टी की और 4 सालों तक पीटीआई की हुक्मरानी रही है, उसने हमें और ज्यादा लोगों के जहनों में बिठा दी है बात कि आखिरी लेगेसी काम करने की हमारी ही है। हमसे ना पहले हुआ ना हमारे बाद हुआ। 15 सालों में ये शहर दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में शामिल हो गया। हमारे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। आज 10 साल पहले लोगों को इनका ये चेहरा नहीं पता था। तो इनकी नाहलियां, यकीनन हमसे भी कोताहियां गलती हुई होंगी, लेकिन हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन इन सारे बुरों से कम बुरे हैं और हम अपनी बुराइयों को रोजाना कम कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के बारे में आपने दुरुस्त कहा, उस वक्त जब उनकी हुकूमत थी तो उनके अपनी इनफैक्ट पार्टी के लोग आके तनकीद का निशाना बनाते थे कि आपको 14 नशिस्तें कराची में से मिली हैं, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया, कुछ तरक्की के लिए इस इलाके की काम नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि एमक्यूएम का मुकाबला इस वक्त आप किस जमात के साथ देखते हैं? पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, या कोई भी नहीं? देखिए, एमक्यूएम का मुकाबला अगर काम प्रोग्रेस से अगर आप लेंगे तो जो हमारी प्रोग्रेस है लास्ट, उससे जो है वो एमक्यूएम का किसी से मुकाबला नहीं है। क्योंकि 15 सालों से पीपल्स पार्टी के पास 22,000 अरब रुपए खर्च करने के मौके मिले और आज शहर में पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। इंडिया चांद पे जा रहा है और मेरे शहर में अगले सेकंड में खबर आती है कि उसी स्क्रीन पर के गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्ची गिरकर मर गई। ये है नक्शा। मेरे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये शहर दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज
इन द वर्ल्ड में पीपल्स पार्टी ने शामिल किया। तो काम का तो कोई मुकाबला नहीं, नंबर वन। हाँ, उन जैसे पैसे नहीं है हमारे पास, उन जैसी पुलिस नहीं है हमारे पास, सरकारी पुलिस जो है वो उनकी जाती पुलिस बनी हुई है, उन जैसे सरकारी अफसरान नहीं है, सिस्टम नहीं चलाया हमने यहाँ पर, जमीनों पे कब्जे करके पैसे, तो हमारा मुकाबला पैसे से जरूर होगा, उसमें हम फेल हैं। पैसे नहीं है हमारे पास पुलिस हमारी नहीं है, हमारे जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हमारा कारकुन नहीं है, वो उनका कारकुन है, तो ये वो सारी चीजें, लेकिन हमारे पास अवाम है, हमारे पास लेगेसी है, काम की लेगेसी है, और इस मामले में कोई मुकाबला नहीं। जमात इस्लामी एक एमपीए की सीट, एक सीट भी नहीं ले सकती। क्यों, वो मैं वजह बता दूं। 2015 में लोकल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन हुए, उस वक्त कराची की आबादी 98 लाख थी। आज उस वक्त जमात इस्लामी ने लिए 2.5 लाख वोट। आज 2023 में जब इलेक्शन हुए तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख हो गई। जमात इस्लामी ने सिर्फ 4 लाख समथिंग हजार वोट लिए। उस वक्त एमक्यूएम ने लिए थे 11,78,000 वोट, तो अभी तो एमक्यूएम 20 लाख वोट लेती, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतना ही वोट जमात का बढ़ा। तो आज तो एमक्यूएम नहीं थे, जमात इस्लामी को 10, 12, 15 लाख वोट ले लेने थे। जमात इस्लामी हमारे बॉयकॉट की वजह से, जमात इस्लामी जहां पर हम 30,000 से यूसी जीतते, वहां पर जमात इस्लामी 1200, 1300, 1500 वोटों से जमात इस्लामी ने वो यूसी जीत, जो उनके वोट हमेशा से मौजूद थे, आज भी उतने ही है। जब एमक्यूएम आएगी तो उन वोटों को सरपास कर देगी इंशाल्लाह। और तहरीक इंसाफ कराची में आप कहते हैं कि किसी खाते में नहीं आती है। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है हुकूमतों में, अगर वफाक में किसी और जमात की हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में कोई और जमातें हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आवाम का नुकसान होता है, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है, वफाक में आप बैठते हैं नून लीग के साथ, किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर पाएंगे? शहर में अगर मैंडेट हमारे पास हुआ इंशाल्लाह ताला, तो हम शहर के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, भले सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की बन जाए खुदा न खास्ता, और हम ऐसा नहीं करने देंगे। आज हमारे पास चूंकि मैंडेट नहीं है, तो पीपल्स पार्टी जो चाह रही है, कराची हैदराबाद शहरों का मैंडेट हमारे पास होगा, सक्कर नवाबशाह का, मीरपुर खास का। हम पीपल्स पार्टी को जायज़ कामों में सपोर्ट करेंगे अगर उनकी हुकूमत बनी, नाजायज़ कामों में हम उनके सामने खड़े होंगे। और ये वो एमक्यूएम नहीं है कि जो आप इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और उसके लड़कों को गिरफ्तार करें और उसके लोगों को। हमने 7 सालों में एक गोली नहीं चलाई है, एक पत्थर नहीं मारा। हमने डेमोक्रेटिक अंदाज में अपने हुकूक की बात की और हमने जंगें जीती हैं। हमने सेंसस वाली जंग, एक भी पत्थर चलाए बगैर, एक भी कारकुनों को लापता किए बगैर, एक भी कारकुनों को खुदा न खास्ता मरवाए बगैर, एक भी गोली पत्थर चलाए बगैर हमने ये जंग जीती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का जीता है। तो हम आगे भी ऐसा करेंगे और हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला शहर। Sayyid Mustafa Kamal Saab, thank you for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज से 3 रोज़ कबल अमरीकी नशरियाती इदारे ABC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जंग के इख्तिताम पर हम गज़ा का कंट्रोल संभाल लेंगे। हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद गज़ा को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब हमास के लीडर खालिद मशअल ने CNN को एक बयान में कहा कि कौमों को आसानी से आज़ादी नहीं मिलती। रूस ने दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर की यलगार से बचने के लिए 30 मिलियन लोगों की कुर्बानी दी। वियतनाम ने अपनी आज़ादी के लिए 3.5 मिलियन लोगों की कुर्बानी देते हुए अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त से दोचार किया। अफगानिस्तान ने रूस को शिकस्त देने के लिए अपने कई मिलियन अफराद की कुर्बानी दी और अल्जीरिया ने 130 साल में 6 मिलियन अफराद की कुर्बानी दी। खालिद मशअल का मजीद कहना था कि फ़लस्तीनी भी दूसरी कौमों की तरह हैं और कुर्बानियों के बगैर किसी भी कौम को आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। ये तो हो गए इजराइल और हमास के लीडरान के बयानात, मगर इजराइल की जंग खत्म होने के बाद गजा में कंट्रोल की ख्वाहिश से व्हाइट हाउस रजामंद नजर नहीं आता। यही वजह है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को खबरदार करते हुए वाज़ेह किया है कि हमास के साथ जंग खत्म होने के बाद इजराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं कर सकता। जंग के इख्तिताम के बाद गजा में हमास की हुकूमत भी नहीं रह सकेगी, क्योंकि अगर हमास की हुकूमत को इजाज़त दी गई तो 7 अक्टूबर जैसे हमले फिर हो सकते हैं। सेक्रेटरी खारजा का मजीद कहना था कि जंग के इख्तिताम के बाद ज़बरदस्ती नकल मकानी, नाकाबंदी या गजा के इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए और मगरबी किनारे में कायम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हुकूमत करनी चाहिए। अमेरिका इजराइल के बढ़ते हुए अज़ाइम से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आ रहा, मगर
दूसरी जानिब अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जो इजराइल को न सिर्फ असलहा और माली इमदाद फराहम कर रहा है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर सिहूनी रियासत को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रहा है। जंगबंदी के मुतालबे की राह में भी सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका ही बना हुआ है। आज से एक हफ्ता कबल अमेरिका ने इजरायली ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 14.5 बिलियन डॉलर का पैकेज मंजूर किया था। अमेरिकी मंजूर शुदा पैकेज इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम के साथ अमेरिकी दिफाई स्टॉक से फौजी साजो सामान को भरने के लिए दिया गया, जिससे अब इजराइल गजा में इस्तेमाल कर रहा है। अगर मगरबी दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे ममालिक और नेटो गजा में जारी जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट का अगर तस्करा किया जाए तो 2008 से इजराइल इसे जारी रखे हुए है। 2008 के बाद 2010, 2014, 2018 और 2020 और अब फिर कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला जारी है, जिसे मगरिब ने कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। नेतन्याहू के गजा के मुस्तकबिल के ख्यालात पर इजहार ख्याल करते हुए साबिक UN वेपन्स इंस्पेक्टर और माहिर आलमी उमूर स्कॉट रिचर का कहना था कि नेतन्याहू एक नाकाम सियासतदान है और उनका वक्त महदूद रह गया है। इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी नेतन्याहू की मौजूदगी में हो चुकी है। इजरायली जनरल कह चुके हैं कि जब जंग अपने इख्तिताम को पहुंचेगी तो वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएंगे और नेतन्याहू को भी जाना होगा। स्कॉट रिटर का मजीद कहना था कि 7 अक्टूबर से पहले इजराइल सिविल वॉर के करीब पहुंच चुका था। ये मैं नहीं, इजरायली सदर कह चुके हैं। नेतन्याहू की बदौलत मुल्क में एक सिविल वॉर का आगाज हो सकता है, क्योंकि हजारों के तादाद में इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। नेतन्याहू ने जाना है और वो सिर्फ बयानात जारी कर रहा है। He is a failed politician with no credibility. हमास के खात्मे की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू का ये कहना कि हमास का खात्मा बआसानी मुमकिन हो सकेगा, ये दुरुस्त नहीं होगा। आप एक ऐसी फोर्स को कैसे खत्म करेंगे जो जमीन के नीचे मौजूद है, जबकि इजरायली अफवाज जमीन के ऊपर हैं। इजरायली अफवाज के पास जंग की हिकमत अमली भी मौजूद नहीं है, और अगर गजा में जंग भी जारी है तो इसका किसी को पता नहीं चल रहा। मगरब के किसी नशरियाती इदारे को गजा में रसाई हासिल नहीं है। CNN गजा में मौजूद है, मगर उनका कहना कि इजराइल की मंजूरी के बाद फुटेज जारी की जाती है, जबकि हमास की तरफ से जारी फुटेज में हमने देखा कि रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से इजरायली टैंकों को निशाना बनाया जा रहा था। आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए वाज़ेह करते हैं कि नेतन्याहू के बयानात हकीकत से बरअक्स हैं। इजरायली वज़ीर आज़म अपनी सियासत बचाने में मसरूफ़ हैं। गजा की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। गजा का मुकम्मल कंट्रोल आने वाले दिनों में भी मुमकिन नहीं है और जंग जारी रहेगी। नस्लकुशी का सिलसिला अगर इसी तरह ही जारी रहा तो इजराइल के साथ अमेरिका के लिए भी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.